हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम अपना लेक्चर नंबर 16 स्टार्ट करेंगे और ये जो हमारा लेक्चर 16 होगा, ये इसमें हम गवर्नर मींस राज्यपाल जो होते हैं राज्य के, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। उनके पास क्या पावर होती हैं, उनके अपॉइंटमेंट कैसे होता है, अपॉइंटमेंट के लिए क्या-क्या क्वालिफिकेशंस होती हैं, उनका कार्यकाल क्या होता है, उनके वेरियस फंक्शंस क्या होते हैं। तो जो भी राज्यपाल के सारी प्रॉपर्टीज हैं, गवर्नर की सब प्रॉपर्टीज हैं, उसको हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं हम अपना लेक्चर। द स्टेट एग्जीक्यूटिव इज मेड अप ऑफ द गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, एंड गवर्नर हेड्स द स्टेट गवर्नमेंट। अगर हम स्टेट एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं, राज्य सरकार की बात करते हैं, तो स्टेट एग्जीक्यूटिव के अंदर गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट जो होते हैं, ये सब मिलके बेसिकली क्या बोलते हैं, हम स्टेट एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। और जो गवर्नर होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के हेड होते हैं। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल हैं, आर्टिकल 153 से लेके आर्टिकल 167 तक, ये स्टेट गवर्नमेंट जो भी है हमारे कंट्री के अंदर, उनसे रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस हैं, उनसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी बातें कही गई हैं, वो सब आर्टिकल 153 से लेके आर्टिकल 167 में गिवन है। जो गवर्नर होते हैं वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होते हैं स्टेट के, नॉमिनल नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं। ठीक है। ही फॉर्म्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव वेयर he act as the chief executive head. Central government nominates the governor for each state. तो राज्य के अंदर जो राज्यपाल होते हैं वो नॉमिनल हेड होते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं, और इनका जो अपॉइंटमेंट होता है उसके लिए इनको जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो नॉमिनेट करती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो होगी वो किसी पर्सन को नॉमिनेट करेगी एज अ गवर्नर किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए, और उसको फिर जो है आगे फर्दर प्रेसिडेंट को रिकमेंड कर दिया जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा हेडिंग यही है, हाउ इज गवर्नर अपॉइंटेड। गवर्नर जो होते हैं वो कैसे अपॉइंटेड होते हैं। तो जो हमारे इंडियन प्रेसिडेंट हैं वो गवर्नर को जो है अपॉइंट करते हैं। हर एक स्टेट के लिए गवर्नर अपॉइंट करने की जो एक तरह से फंक्शन है ना, या जो पावर है वो प्रेसिडेंट के पास है। बाय सील मतलब उनके सिग्नेचर होंगे, ओसी के बेस पे जो है प्रेसिडेंट गवर्नर को राज्य के अंदर अपॉइंट करेंगे। Central government nominate the governor for each state. There is no direct or indirect election for the post of the governor. सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो पर्सन को नॉमिनेट करती है, किसी पर्सन को गवर्नर की पोस्ट के लिए। वो प्रेसिडेंट के पास रिकमेंडेशन जाती है और प्रेसिडेंट उस पर्सन को फिर क्या करते हैं, एज अ गवर्नर अपॉइंट करते हैं, अपने सिग्नेचर करते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि गवर्नर के लिए ना तो डायरेक्ट इलेक्शन होता है ना इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। जैसे प्राइम मिनिस्टर के लिए डायरेक्ट इलेक्शन होता है, प्रेसिडेंट के लिए इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, लेकिन गवर्नर की पोस्ट के लिए किसी भी तरह का इलेक्शन नहीं होता है। जो ऑफिस होता है गवर्नर का वो यूनियन एग्जीक्यूटिव मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट नहीं होता है, और इट इज एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस। गवर्नर का जो ऑफिस होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल उसको कहते हैं, इंडिपेंडेंट होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल इसलिए कहते हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है, पहले से ही प्रोविजन है कि राज्य के अंदर क्या होंगे, गवर्नर होंगे। The nomination of a governor by the union and his appointment by the president in India is based on the Canadian model of government. ये important feature है, इसको हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं। सिंपल सा है कि जो यूनियन गवर्नमेंट है या जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो गवर्नर को नॉमिनेट करती है और फिर प्रेसिडेंट उसको अपॉइंटमेंट करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, ये वाला जो फीचर है, ये कनाडा से लिया गया है। कनाडा में भी ऐसे ही जो है अपॉइंटमेंट होता है। टर्म देख लेते हैं, कार्यकाल देख लेते हैं। तो अगर बेसिकली देखा जाए तो इनका कोई फिक्स्ड कार्यकाल नहीं होता है, ये प्रेसिडेंट की प्लेजर पर काम करते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है इनको कभी भी रिमूव कर सकते हैं, और प्रेसिडेंट जो है इनका एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर भी कर सकते हैं, और गवर्नर को दोबारा से री अपॉइंट किया जा सकता है। मान लीजिए एक पर्सन है, वो गवर्नर की पोस्ट के लिए उनको अपॉइंट कर दिया गया, गवर्नर बन गए,
तो ऐसा नहीं है कि अब दोबारा गवर्नर नहीं बनेंगे, है ना? एक बार गवर्नर बनने के बाद वो कितनी बार भी आगे और या किसी भी स्टेट में गवर्नर बन सकते हैं। क्वालिफिकेशन देख लेते हैं गवर्नर बनने के लिए। तो बेसिकली 2 क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इंडियन सिटीजन होने चाहिए और इनकी एज जो है वो 35 इयर्स या उससे अधिक होनी चाहिए। लेकिन 2 कंडीशन है इसमें, 2 कन्वेंशंस हैं। क्या कन्वेंशंस हैं? इंडियन सिटीजन और 35 इयर्स एज होने के साथ-साथ पर्सन इज नॉट अपॉइंटेड एज द गवर्नर हु बिलोंग्स टू द स्टेट। जो पर्सन जिस पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करता है, वो पर्सन उस स्टेट में गवर्नर नहीं बन सकता है। He shall be an outsider having no relation with the state he is being appointed to. और दूसरा है consultation of the chief minister is taken by the president before appointing a governor. तो प्रेसिडेंट जब गवर्नर को अपॉइंट करते हैं तो उसमें चीफ मिनिस्टर से भी कंसल्ट करते हैं। नाउ कंडीशंस देख लेते हैं इनके ऑफिस की। कई सारी कंडीशंस हैं, जैसे जो गवर्नर होंगे वो लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर नहीं होने चाहिए। अगर वो मेंबर हैं तो पहले उन्हें अपनी वो लोकसभा या राज्यसभा की सीट को वैकेट करना पड़ेगा और उसके बाद गवर्नर के ऑफिस को ज्वाइन करना पड़ेगा। इनके पास कोई प्रॉफिट वाला ऑफिस नहीं होना चाहिए। इनको रहने के लिए राजभवन मिलता है जिसके लिए इन्हें कोई रेंट नहीं देना पड़ता। ये एक तरह से उनको फैसिलिटी मिली हुई है। जो पार्लियामेंट होता है वो इनके एमोलमेंट, सैलरीज, प्रिविलेजेस जो इनको मिलती हैं वो डिसाइड करता है। और ये भी देखा गया है कि कई बार क्या होता है कि एक ही गवर्नर को 2 या 3 स्टेट का गवर्नर बना दिया जाता है या अतिरिक्त कार्यभार दे दिया जाता है। अगर ऐसा होता है तो तीनों स्टेट मिलके या वो दोनों स्टेट मिलके जो भी उनके एमोलमेंट्स या सैलरी या अलाउंसेस है वो आपस में शेयर करके उनको देते हैं। और कितना प्रोपोर्शन देना है ये प्रेसिडेंट डिटरमाइन करते हैं, प्रेसिडेंट तय करते हैं। जब उनका कार्यकाल चल रहा होता है गवर्नर का तो पार्लियामेंट जो है उनके एमोलमेंट्स और अलाउंसेस को डिमिनिश मतलब कम नहीं कर सकता है। उनको कई तरह की इम्यूनिटी या रेजिस्टेंस पावर मिली होती है, जैसे क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के लिए उनको इम्यूनिटी मिली हुई होती है। अरेस्ट और इम्प्रिजनमेंट ऑफ द गवर्नर कैन नॉट टेक प्लेस। जब कोई पर्सन गवर्नर की पोस्ट पे है तो बेसिकली गवर्नर को अरेस्ट या उनका इम्प्रिजनमेंट जो है वो नहीं हो सकता, लेकिन उनके अगेंस्ट सिविल प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए भी पहले 2 मंथ का प्रायर नोटिस, जहाँ से कोर्ट की तरफ से अगर होगा तो 2 महीने का नोटिस गवर्नर को देना पड़ेगा, तब उनके अगेंस्ट सिविल प्रोसीडिंग्स चलाई जा सकती हैं। अब इनके हम पावर्स और वेरियस फंक्शंस देख लेते हैं। तो पहले एग्जीक्यूटिव पावर्स देख लेते हैं। स्टेट के अंदर बेसिकली जो भी एक्शन होते हैं, एग्जीक्यूटिव एक्शन होते हैं, कैबिनेट के स्तर के एक्शन होते हैं, वो उन्हीं की परमिशन से होते हैं या कह सकते हैं फाइनली उन्हीं के सिग्नेचर होते हैं। जो चीफ मिनिस्टर होते हैं या अदर मिनिस्टर होते हैं स्टेट के अंदर, उनको कौन अपॉइंट करता है? उनको गवर्नर अपॉइंट करते हैं। और ऐसे स्टेट जहाँ पे ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्ट्री होती है, वहां पे ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट भी गवर्नर करते हैं, है ना? तो बेसिकली ये स्टेट्स हैं छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा। क्योंकि इन चारों राज्यों में ट्राइबल पॉपुलेशन जो है अधिक है, तो यहाँ पे एक अलग से मिनिस्ट्री बनी हुई है, ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्ट्री। He appoints the Advocate General of States and determines their remuneration. He also appoints the State Election Commissioner, Chairman and member of the State Public Service Commission, Vice Chancellor of the University in the state. जो गवर्नर होते हैं तो वो स्टेट यूनिवर्सिटीज जो होती हैं उनके वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट करते हैं, और ये ऑटोमेटिकली ये स्टेट यूनिवर्सिटी के चांसलर होते हैं। गवर्नमेंट राज्य सरकार जो है, स्टेट गवर्नमेंट जो है किस तरह का काम कर रही है, उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन इनको अगर लेनी होती है तो ये वो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। नेक्स्ट, अगर राज्य के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी लगनी है, मतलब प्रेसिडेंट रूल अगर लगना है, तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट जो होते हैं वो इनसे एक बार कंसल्ट करते हैं या इनके रिकमेंडेशन से ही प्रेसिडेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी राज्य के अंदर लगाते हैं।
The governor enjoys extensive executive powers as an agent of the president during the president rule in the state. जब president rule लग जाता है किसी भी state में या constitutional emergency लग जाती है तो उस केस में most of the power, almost सारी powers जो है गवर्नर के हाथ में ही आ जाती हैं। legislative powers देख लेते हैं। ये जो गवर्नर होते हैं ये स्टेट लेजिस्लेचर मतलब जो हमारी विधानसभा है राज्य के अंदर उसको पोस्टपोन कर सकते हैं, उसके सेशन को पोस्टपोन कर सकते हैं, ठीक है। और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है ना को डिसॉल्व कर सकते हैं। ही एड्रेस द स्टेट लेजिस्लेचर एट द फर्स्ट सेशन ऑफ एवरी ईयर। जो भी फर्स्ट सेशन होता है विधानसभा का या स्टेट लेजिस्लेचर का उसके फर्स्ट सेशन को ये एड्रेस करते हैं। कोई भी बिल अगर स्टेट लेजिस्लेचर में पेंडिंग है तो गवर्नर चाहे तो उस बिल को स्टेट लेजिस्लेचर के पास कंसर्न करने के लिए भेज सकते हैं। अगर लेजिस्लेटिव असेंबली में स्पीकर एब्सेंट हैं और डिप्टी स्पीकर भी एब्सेंट हैं तो गवर्नर जो है किसी पर्सन को अपॉइंट कर सकते हैं ताकि वो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो भी सेशंस हैं उनको प्रिसाइड कर सके, मीटिंग को करवा सकें। जैसे प्रेसिडेंट 12 मेंबर्स को राज्यसभा में नॉमिनेट करते हैं वैसे ये जो गवर्नर होते हैं ये 1/6 मेंबर्स को लेजिस्लेटिव काउंसिल में अपॉइंट कर सकते हैं। अभी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है ये होती है विधान परिषद, ठीक है। तो अभी हम जब आगे वाले लेक्चर के अंदर स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में बात करेंगे, वहाँ पे सारी डिटेल पढ़ेंगे। तो विधान परिषद के अंदर गवर्नर जो होते हैं जितने भी टोटल मेंबर होते हैं उसका 1/6 मेंबर जो है अपॉइंट कर सकते हैं और ये 1/6 मेंबर जो है अपने अपने फील्ड में डिस्टिंग्विश्ड पर्सनैलिटी हो सकते हैं लाइक लिटरेचर, साइंस, आर्ट्स, सोशल सर्विसेज एक्सेट्रा। विधानसभा के अंदर ये एक मेंबर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से अपॉइंट कर सकते हैं, इनके पास ये पावर होती है। जब भी कोई बिल इंट्रोड्यूस होता है स्टेट लेजिस्लेचर में है ना तो ये उस पे अपनी हाँ कह सकते हैं, उसको मंजूर कर सकते हैं, अपना असेंट दे सकते हैं या अपने असेंट को होल्ड करके रख सकते हैं या ये बिल को रिटर्न कर सकते हैं या फिर बिल को रिजर्व कर लेंगे किसके लिए, प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए। फाइनेंशियल पावर्स की अगर हम बात करते हैं तो ही लुक्स ओवर द स्टेट बजट बीइंग लेड इन द स्टेट लेजिस्लेचर। जो भी स्टेट का बजट है उसको ये एक तरह से ओवरव्यू करते हैं, उसको देखते हैं है ना। हिज रिकमेंडेशन इज अ प्रीरिक्विजिट फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ मनी बिल इन द स्टेट लेजिस्लेचर। जो मनी बिल होता है जो विधानसभा में पास करती है राज्य सरकार है ना, तो मनी बिल के इंट्रोडक्शन के लिए इनकी रिकमेंडेशन लेना जरूरी होता है। ही रिकमेंड फॉर द डिमांड फॉर ग्रांट्स विच अदरवाइज कैन नॉट बी गिवन। जो भी ग्रांट्स होती हैं उसके डिमांड के लिए रिकमेंड करते हैं। जो स्टेट का कंटीजेंसी फंड होता है वो इनके अंडर में आता है और जो स्टेट फाइनेंस कमीशन होता है उसको हर 5 साल में यही कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, यही उसको बनाते हैं। जुडिशियल पावर्स की अगर हम बात करें, जुडिशियल पावर देख लेते हैं इनकी। तो प्रेसिडेंट जो होते हैं वो इनसे कंसल्ट करते हैं गवर्नर से जब ये वो हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट करते हैं। फिर ये जो गवर्नर होते हैं ये स्टेट का जो भी हाई कोर्ट है, जिस स्टेट के ये गवर्नर हैं उस स्टेट के हाई कोर्ट के जजेस से कंसल्ट करके है ना गवर्नर क्या करते हैं वो डिस्ट्रिक्ट जजेस का अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग और प्रमोशंस वो कर सकते हैं। In consultation with the state high court and state public service commission, he also appoints person to the judicial services। जो राज्य का स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है या जो हमारा हाई कोर्ट है स्टेट का, उससे कंसल्ट करके जुडिशियल सर्विसेज में पर्सन्स का अपॉइंटमेंट भी कर सकते हैं। फिर गवर्नर के पास पार्डन पावर भी होती है, ठीक है। पार्डनिंग माफी की पावर होती है। तो ये जो जैसे स्टेट लॉ के अगेंस्ट या स्टेट लॉ के थ्रू जिन लोगों को पनिशमेंट मिलती है राज्य के अंदर तो उनकी सजा कम कर सकते हैं, उनकी सजा बढ़ा सकते हैं, सजा को होल्ड पे रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इनके पास पार्डनिंग पावर होती है। लेकिन गवर्नर कैन नॉट पार्डन अ डेथ सेंटेंस। डेथ सेंटेंस को पार्डन नहीं कर सकते। डेथ सेंटेंस को पार्डन करने की, माफी देने की जो पावर होती है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रेसिडेंट
के पास होती है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे। थैंक यू।